सद्गुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में आपका स्वागत है। चल रही हुई आपकी पुरानी सीरीज जिसका नाम है न्यू सीरीज पेपर, यहीं से रहेगा 2025-2026 सीबीएसई अवली के यूपी बोर्ड। देखिए, आप अपना कार्यक्रम जारी रखिए, हम भी जारी रखे हैं जब टाइम मिल रहा है। और वो काम क्या है? टू मोटिवेट, किसे? टू फ्रेंड्स, टू योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स। फॉर व्हाट पर्पज? वही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, बेल आइकन प्रेस करना। और ये काम आपको भी करना है, ठीक है? तो लगे रहें, थोड़ा आप मेरा साथ दें और हम तो प्रयास ही कर रहे हैं। तो आज अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का जो है लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें केवल 10 न्यूमेरिकल्स हम लोग देखने जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर तो कंप्लीट ही हो चुका है विद लॉजिक कॉन्सेप्ट। तो न्यूमेरिकल्स ही देखने जा रहे हैं और टाइम आपका बहुत ज्यादा किल ना हो, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं न्यूमेरिकल्स पर। पहुंच गए हैं तो देखिए जरा। A light bulb is rated at 100 watt for a 220 वोल्ट सप्लाई। तो यहाँ पर जो पावर है, जो बल्ब पे लिखा है, ये 100 वाट पावर ही है। और ये जो रहता है, ये 100 वाट लिख दिए, ये VRMS वैल्यू होती है, क्योंकि एसी करंट या वोल्टेज को जब हम मेजर करते हैं तो VRMS IRMS ही होता है वो। ये है आपका 220 वोल्ट। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। ए पार्ट में आपसे रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, बल्ब का क्या होगा। द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स। बी पार्ट में पीक वोल्टेज पूछा जा रहा है, तो V0 इक्वल टू वाट। और सी में आपसे पूछा जा रहा है द RMS करंट थ्रू द बल्ब। आपसे IRMS की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। तो देखें भाई, आप जानते हैं P इज इक्वल टू होता है VI, एक फार्मूला है। P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, एक फार्मूला है। अब P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान R, एक फार्मूला है। अब इसमें लगेगा कौन सा? आपको चाहिए R, आपके पास है V, आपके पास है P, तो आपके पास P है, V है, R है। ऐसा फार्मूला लगेगा जिसमें ये सब हो। तो है किसमें ये सब? तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान R में। तो यहां से R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका V स्क्वायर अपान P। V है आपका 220 इंटू 220, P है आपका 100, ये डबल जीरो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 484 ओम। तो आपका आंसर आ गया रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 484 ओम। ये आपका एक आंसर हो गया, ठीक है, देख रहे हैं आप। फिर नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है आपसे? V नॉट। यू नो दैट व्हाट VRMS is equal to V naught by root 2, implies that V naught is equal to root 2 into VRMS. So root 2 VRMS is 220 volt और that will be 311 volt अप्रॉक्स। सॉल्व करके आप देख लेंगे। अगला आंसर हो गया आपका पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 311 वोल्ट ना, हो गया 311 वोल्ट हो गया आपका। ये नेक्स्ट आंसर हो गया। अब आपको निकालना है IRMS। क्या निकालना है? IRMS। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब चलो किनारे, आपको चाहिए IRMS। IRMS इज इक्वल टू VRMS अपान R, ओम्स ला। तो ये है आपका 220 वोल्ट और R कितना है आपका 484, ठीक है। तो 22 1 जा 0 और ये आ जाएगा यहाँ 22 2 जा, ये हो जाएगा आपका 5 जा 11 जा। तो 11 5 में तो 0.5 में जाएगा 5 टाइम
4 टाइम्स, 4 टाइम्स, और फिर 6 बचेगा, फिर जाएगा 5 टाइम्स एंड सो ऑन, इतने पे रोक दो आप, इतना एम्पियर। ये आपका IRMS की वैल्यू हो गई, और एक आंसर आपका ये हो गया। आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं सेकंड पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। सेकंड क्वेश्चन में जरा देखें आप। सेकंड कह रहा है प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी। तो 25 मिली हेनरी हो जाएगा आपका 25 इंटू 10⁻³ हेनरी, कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। ये हो गया आपका VRMS इज इक्वल टू 220 वोल्ट। Find the inductive reactance. Inductive reactance, that means you have to find out what is XL और RMS करंट इन द सर्किट। तो आपसे IRMS भी पूछा जा रहा है। If the frequency of the source is F is equal to given है 50 हर्ट्ज। ठीक है, शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे, आपसे पहला XL पूछा गया है, तो XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल। ओमेगा होता है आपका 2 पाई एफ एल। 2 पाई की वैल्यू 22/7, एफ की वैल्यू 50, एल की वैल्यू 25 इंटू 10⁻³ ठीक है, सॉल्व कर देंगे। आजा भाई एप्स। तो मेरे प्यारे 22 2 जा 44, तो हो जाएगा आपका 44 इंटू 25 पंचे इंटू 50 इंटू 25 इक्वल टू बाई 7 इक्वल टू, ये आया आपका 7857.14 इंटू 10⁻³ ओम। तो हो गया आपका 7.857 ओम। ठीक है, ये एक्सेल हो गया, और इसी को हम लोग बोल देंगे, क्या बोल देंगे, आंसर। एक आंसर आपका ये हो गया। फिर आपसे क्या पूछा गया है? IRMS। यू नो दैट IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन एक्सएल, ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू IR। VRMS है आपका 220 और XL आया है आपका 7.857, डिवाइड कर देंगे। तो भैया 220 डिवाइडेड बाई 7.857 इक्वल टू आपका आया 28, जाने दो इतने, एम्पियर। 28 एम्पियर। तो आपका IRMS इज इक्वल टू हो गया 28 एम्पियर। क्या हो गया? 28 एम्पियर। ठीक, एक आंसर आपका ये हो गया। IRMS हो गया, एक्सेल हो गया, बस यही दो चीजें पूछी गई थी, थोड़ा हटिए अब तो। इंडक्टिव रिएक्टेंस RMS वैल्यू निकल आई। हाँ चलते हैं। तो यहाँ आपका हाँ देखिए, क्वेश्चन तो आप देख ही रहे होंगे। ए 15 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, ए 15 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, लिख नहीं रहा है आपको? ए 15 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, तो C is equal to 15 माइक्रोफैरड, that is 15 into 10⁻⁻6 फैरड।
connected to 220 volt, that is VRMS value. VRMS is equal to 220 volt. 50 hertz, तो F is equal to 50 hertz. Find the capacitive reactance. Find the capacitive reactance. So XC is equal to what? And the current RMS and peak. तो आपसे RMS वैल्यू भी करंट की पूछी जा रही है और पीक वैल्यू भी करंट की पूछी जा रही है. If the frequency is doubled, what happens to the capacitive reactance and the current? ये बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले इतना निकाल लें. भैया हो XC इज इक्वल टू होगा 1/ओमेगा c. ओमेगा होता है आपका 2πf, 2πfc, 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, एफ की वैल्यू 50, सी की वैल्यू 15 इंटू 10⁻⁻6. अब ये 7 ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा, +6 हो जाएगा, तो यहाँ आपके 6 जीरो बढ़ा दिए जाएंगे. 22 टू जा हो जाएगा 44, 15 5 जा 75, जीरो, ये हो जाएगा. सॉल्व करें. ठीक 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 ठीक. आ जाइए कैलकुलेटर भाई साहब. 7, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हो गए, डिवाइडेड बाई 44 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 750 इक्वल टू ये आ गया आपका 212.12 ओम. XC की वैल्यू हो गई. इसको हम राउंड कर देंगे. ये XC की वैल्यू आपके पास आ चुकी है. तो आप चलिए किनारे. हाँ, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है. XC हो गया, IRMS चाहिए. यू नो दैट IRMS इज इक्वल टू VRMS बाई XC. ओम्स लॉ. VRMS 220, XC 212.12. आंसर. तो 220 में आपको डिवाइड कर देना है 212.12 से, इक्वल ये आया आपका 1.0371. ठीक है, इतना एम्पियर आया. ये IRMS की वैल्यू आई. इसे आप कर देंगे राउंड. ये अब आपसे यू नो दैट IRMS इज इक्वल टू I0/√2. तो I0 इज इक्वल टू √2 इंटू IRMS. I0 इज इक्वल टू √2. भैया हो 2 √2 हो गया. ये 1.414 और √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा IRMS से, मल्टीप्लाइड बाई IRMS कितना आया है 1.0371. 1.0371. ठीक है, इक्वल टू ये आ गया आपका 1.4668 एम्पियर. ठीक है, एम्पियर. और ये हो गया. जाइए किनारे चलिए. अब क्या कह रहे हैं भाई साहब ये. अब ये कह रहे हैं कि इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड व्हाट हैपेंस टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस. अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला आप जानते हैं 1/2πfc. तो यहाँ केवल फ्रीक्वेंसी डबल की जा रही है. तो फ्रीक्वेंसी को जब डबल करेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल के कारण कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो जाएगा. तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज हाफ्ड.
ठीक है, एक आंसर आपका ये हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, व्हाट हैपेंस, करंट पर क्या इफेक्ट होगा। तो आप जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहां से I प्रोपोर्शनल टू V बाई आर हो जाता है। और यहाँ पोटेंशियल में कोई वेरिएशन नहीं कह रहे हैं, तो I का डिपेंडेंस चला गया R पर, या I का डिपेंडेंस चला गया XC पर, तो उसी का भाई है ये। और जैसा कि आप जानते हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हुआ है, तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल करंट डबल हो जाएगी, I विल बी ट्वाइस ऑफ प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, I आपका ट्वाइस हो जाएगा प्रीवियस वैल्यू का, एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, समझदार तो आप ही हैं। आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, 4 था। 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका यहाँ पर एक इंडक्टर कनेक्ट है, फिर उससे एक बल्ब कनेक्ट है, फिर यहाँ जो है और ये सोर्स है, ये A light bulb and an open coil conductor are connected an AC source through a key shown in figure। आपके सामने दिख ही रहा है। The switch is closed and after some time, स्विच को क्लोज कर दिया गया, and after some time an iron rod is inserted into the interior of the inductor, the glow of light bulb। देखें, यहाँ इंडक्टर है तो ये हो जाएगा आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। और आप ये जानते हैं कि L प्रोपोर्शनल टू होता है म्यू आर। तो जैसे ही यहाँ मैग्नेटिक मटेरियल डालेंगे, वो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन को इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके म्यू आर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो म्यू आर की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी कि यल बहुत ज्यादा हो जाएगा, यल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एक्सी बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक्सी बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक्सएल बहुत ज्यादा हो जाएगा, और एक्सएल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। तो जब एक्सएल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उस समय इनवर्सली प्रोपोर्शनल के कारण करंट बहुत कम हो जाएगी। करंट बहुत कम हो जाएगी तो एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। और करंट यदि कम हो गई है तो हीट कम डेवलप होगी, करंट कम हो गई तो हीट कम डेवलप होगी, हीट कम डेवलप होगी तो बल्ब ग्लो कम करेगा, तो बल्ब का ग्लो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। दैट विल बी आंसर। ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ आपका एक क्वेश्चन और दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 7। क्या है, 7 नहीं 6। चले आगे बढ़ते हैं। ये रजिस्टर ऑफ 200 ओम, रजिस्टर है कितना, 200 ओम, एंड ए कैपेसिटर ऑफ 15 माइक्रोफैरड, 15 microfarad, that is 15 into 10 to power minus 6 farad, are connected in series with 220 volt supply। तो ये VRMS है आपका 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ए पार्ट, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, आपसे IRMS पूछा जा रहा है। देखो जब केवल करंट पूछे तो IRMS पूछ रहा है, और जब उसको आई नॉट पूछना होगा तो पीक वैल्यू बोलेगा या एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट बोलेगा। ठीक है, फिर कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस बोथ। देखो करंट के लिए पहले तो हमको इंपिडेंस चाहिए, इंपिडेंस के लिए हमको XC और XL चाहिए, यहाँ XL है नहीं, XC चाहिए, तो XC हम लोग निकालते हैं। You know that XC is equal to 1 upon omega C is equal to 1 upon 2 pi FC
इज इक्वल टू 1/2 इंटू 22/7 इंटू 50 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻6। ये 7 ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा, +6 हो जाएगा, 10⁻+6 मतलब 60 यहाँ बढ़ जाएंगे, अपन 22 2 जा 44 हो जाएगा, और 15 5 जा 75, और ये 100 हो जाएगा। इसको शायद अभी सॉल्व किए थे क्या हम लोग, 212.12 ओम आ जाएगा, 212.12 ओम। रिस्क लिया जाए? नहीं, चेक कर लेते हैं क्या जा रहा है, कौन सा 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 44 इक्वल डिवाइडेड बाई 750 इक्वल 212.10। चाहिए ये XC आ गया, हमको Z चाहिए, तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा आपका XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ठीक है। XC हो जाएगा आपका 212.12 का स्क्वायर, और R का स्क्वायर हो जाएगा आपका 200 का स्क्वायर, 200 ओम दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम डायरेक्ट आंसर ही लिखेंगे क्योंकि हमारे पास अरेंजमेंट है, अब आप अपना देखिए, हम नहीं जानते। तो मेरे प्यारे 212.12 मल्टीप्लाइड बाई 212.12 इक्वल कितना आ गया, फिर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और डबल जीरो है तो ये 40 हो जाएगा, 40 हो गया, इक्वल टू ये आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट भी लेना है तो स्क्वायर रूट, और 2 आ गया आपका 209,539 ओम, ठीक है। अब आप दोनों जाइए, जेड आ गया, हमको IRMS चाहिए था, नहीं VRMS, हाँ एक्चुअली IRMS ही चाहिए। IRMS इज इक्वल टू हो जाएगा आपका VRMS अपॉन जेड। VRMS है आपका 220 और जेड है आपका 291,539। तो आप 220 में डिवाइड कर देंगे, 291.539 इक्वल टू, ये आ गया आपका 0.7546 एम्पियर। IRMS इज इक्वल, इसको आप कर दिए राउंड। अब नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड द कैपेसिटर। तो पहले इनको थोड़ा छोटा कर दें, स्पेस बने, चलिए किनारे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट में, बी पार्ट में यहाँ तो आंसर आ चुका है आपका पहला वाला। बी पार्ट में आपसे कह रहा है कि आप RMS वैल्यू बताइए अक्रॉस रजिस्टर, और आप RMS वैल्यू बताइए वोल्टेज का अक्रॉस दूसरा क्या था, कैपेसिटर। चले, सीरीज में है तो करंट सेम ही होगी, और करंट सेम होगी तो आपका VRMS अक्रॉस रेजिस्टेंस ओम्स लॉ IR, ये हो जाएगा आपका IRMS इंटू R, या इज इक्वल टू ये आपका VRMS, R इज इक्वल टू IRMS की वैल्यू कितनी है 0.7546 इंटू R कितना है 200, ठीक है। ये हो जाएगा आपका VRMS R इज इक्वल टू, सॉल्व कर दो दोनों,
कहाँ गए भाई साहब, आइए आप। तो 0.7546 मल्टीप्लाइड बाई 200 इक्वल टू 150.92 150.92 वोल्ट। एक रिजल्ट आपका ये हो गया जिसे आप देख रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको जो भी चाहिए आप चलिए इधर, अब हमको चाहिए VRMS अक्रॉस VRMS हो जाएगा आपका IRMS इंटू XC। और IRMS कितना है आपका 0.7546 0.7546 इंटू XC। XC कितना आया था, कहाँ गया, 212.12 212.12 ये हो जाएगा आपका 0.7546 इंटू 212.12 इक्वल, ये आया आपका 160.06 वोल्ट। ठीक है, ये VRMS अक्रॉस C, तो इसको भी करो आप राउंड, एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, तो आप हटिए जरा। अब आपसे कहा जा रहा है कि इज द अलजेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस मोर देन सोर्स वोल्टेज। तो यस, दोनों को जब ऐड करोगे आप VRMS अक्रॉस C प्लस VRMS अक्रॉस R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 160.06 और 150.92। ये आ जाएगा आपका 6 to 8 हो जाएगा 9.0 310.98 311 वोल्ट अप्रॉक्स आ जाएगा, जो कि ग्रेटर है किसके 220 वोल्ट। तो हाँ ग्रेटर है। तो कह रहा है इफ यस रिजॉल्व द पैराडॉक्स नाउ, कह रहा यदि ऐसा है तो आप ये एक्सप्लेन करो कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इसको किनारे पहुंचाते हैं। आप देखें कैपेसिटर है, क्या है कैपेसिटर, कैपेसिटर में आप जानते हैं करंट जो होती है, करंट जिधर होगी उधर ही VR होता है, क्योंकि दोनों सेम फेज में होते हैं। ठीक है, और कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है, इंडक्टर में लीड करता है, तो यहां वोल्टेज करेगा लैग, इसका मतलब VC इधर होगा। तो VC और VR दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, इनका हम अलजेब्रिक सम नहीं कर सकते थे, तो अलजेब्रिक सम से रिजल्ट नहीं आएगा, इसीलिए यहां पर कंट्राडिक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो कैसे आएगा, ये आएगा आपका वेक्टर सम से। तो पैरेललोग्राम मेथड यहां अप्लाई करें तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, ये VC है तो ये भी VC हो जाएगा, तो ये VC है, ये VR है, ये V है, और तीनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, तीनों में रिलेशन हो जाएगा पाइथागोरस से निकाल लें, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट ऑफ VC स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर।
अब सॉल्व कर दिया जाए, तो पेन का थोड़ा कलर बदल देते हैं क्योंकि जिससे यहां दिखे। तो VC का स्क्वायर, VC का स्क्वायर, तो कहाँ गए भाई साहब, आइए आप, जरूरत पड़ गई है। तो VC कितना आया है आपका, VC देखिए, VR तो आपका 150.92 दिख रहा है, तो 150.92 मल्टीप्लाइड बाई 150.9 स्क्वायर है, 2 बार करेंगे, ये हुआ आपका 22,776.846, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट ये VR का स्क्वायर हो गया, VC का, VC कितना है 160.06, 160.06, तो 160.06 मल्टीप्लाइड बाई 160.06 हो गया, तो इक्वल टू ये आ गया आपका 25,619.2036, ठीक है। अब आप इसी में प्लस कर दीजिए, कितना 22,776.846 इक्वल आ गया। दोनों का सम कर दिए, स्क्वायर रूट करना है तो स्क्वायर रूट कर दिए, ये आ गया आपका 219.99, जिसे आप अप्रॉक्स लिख सकते हैं 220 वोल्ट, जो कि AC सोर्स का वोल्टेज था, ठीक। तो हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिख रहा है अभी 7, क्या दिख रहा है 7, तो देखिए जरा क्या है। फार सर्किट्स, इसका ए पार्ट जो है, कह रहे हैं फार सर्किट्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर ए लो पावर फैक्टर implies that large power loss in transmission explain। देखें, जब हम लोग बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, जब हम लोग बात कर रहे थे प्यारे कि जब इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है पावर प्लांट से, और जहां कंजप्शन है वहां तक भेजना होता है, किसी टाउन तक, किसी सिटी, किसी स्टेट तक, तो हम लोगों ने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे ट्रांसफार्मर पढ़ने के पहले। तो उसमें यह था कि 15 किलोमीटर दूर पावर प्लांट था और वहां से एक टाउन था 15 किलोमीटर दूर, जहां हमको 800 किलोवाट पावर सप्लाई करना था, और रास्ते में पावर लॉस हो जा रहा था 600 किलोवाट का, मतलब 800 किलोवाट सप्लाई करने के लिए 600 किलोवाट लॉस हो जा रहा था वहां पे। और क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर थोड़ा घटिया क्वालिटी का था, जो केवल 4000 वोल्ट को 220 वोल्ट में बदल रहा था। हमने केवल ट्रांसफार्मर की क्वालिटी सुधारी थी, तो ट्रांसफार्मर की क्वालिटी बढ़ गई थी, 40,000 हो गया था, 40,000 को 220 वोल्ट बदल रहा था, तो करंट जो है 10 टाइम्स क्या हो गई थी, कम हो गई थी। और करंट 10 टाइम्स कम हो जाने से क्या हुआ था कि जो पावर लॉस 600 किलोवाट का था वो 6 किलोवाट का हो गया, मतलब 600 किलोवाट से 6 किलोवाट 100 टाइम्स रिड्यूस हो गया। इसका मतलब पावर लॉस को आपको कम से कम रखना है, तो करंट को हमको कम से कम रखना है। क्यों, आप P इक्वल टू आई स्क्वायर आर जानते हैं, पावर लॉस ज्यादा होगा यदि करंट ज्यादा होगी, करंट यदि 10 टाइम्स रिड्यूस करेगी तो पावर लॉस 100 टाइम्स रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है। इस फार्मूले से आप देख ही रहे हैं, और आप ये भी फार्मूला जानते हैं P इक्वल टू वी आई होता है, आप ये भी फार्मूला जानते हैं P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर पावर फैक्टर से मतलब है, तो हम लिख दिए वी आर एम एस
आई आर एम एस और कॉस फाई, और कॉस फाई हम चाहें तो लिख सकते हैं आई आर एम एस, वी आर एम एस और कॉस फाई। ठीक है, अब इस पूरे ब्रैकेट को देखो। अब मान लो ये आपका 20 है, ये आपका 2 है, टोटल आया 40। अब हम यदि पावर फैक्टर को रिड्यूस करते हैं, जैसा कि यहां बोला जा रहा है, पावर फैक्टर को रिड्यूस करते हैं तो ये ब्रैकेट जो है इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। ये वैल्यू मान लो कम होके 4 हो गई, इधर आ जाएगा 10। आप जरा देखो कि आपने क्या किया है, पावर फैक्टर को रिड्यूस किया, करंट क्या हुई है, इंक्रीज कर गई है। तो आपने cos फाई को रिड्यूस किया है। अब आपने ये देखा कि आई आर एम एस जो है वो इंक्रीज कर गया। अब आई आर एम एस इंक्रीज कर जाएगा तो पावर लॉस भी इंक्रीज कर जाएगा। तो पावर लॉस हम नहीं चाहते कि इंक्रीज हो, ठीक है, इसलिए हम पावर फैक्टर को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रखेंगे। तो पावर फैक्टर को हम ज्यादा से ज्यादा कितना रख सकते हैं, 1, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 होगी। ठीक है, और उसके लिए फाई 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फाई 0 होना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं, पावर फैक्टर कैन बी ऑफन बी इंप्रूव्ड बाय द यूज ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ एप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस इन द सर्किट एक्सप्लेन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पावर फैक्टर रिड्यूस करने से क्या हुआ, पावर लॉस बढ़ गया। हम पावर लॉस कहां बढ़ाना चाहते हैं यार, पावर लॉस हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं, हम पावर फैक्टर को मैक्सिमम रखेंगे। अब पावर फैक्टर को मैक्सिमम रखने के लिए भाई साहब कह रहे हैं कि कैपेसिटर का यूज करेंगे। और क्यों करेंगे, तो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। चले देखते हैं अब एक्चुअली होता क्या है। यहां पर वोल्टेज, क्या वोल्टेज जैसे ये है और ये करंट है, तो यहां जो है वोल्टेज लीड कर रहा होता है इससे, करंट से। अब आप कहेंगे सर वोल्टेज तो लीड करता है 90 से, लेकिन कब, जब इंडक्टर हो, ठीक है, तब वोल्टेज लीड करता है। लेकिन यदि हम वायर के थ्रू करंट ला रहे हैं तो केवल रजिस्टर है, और रजिस्टर में तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं रजिस्टर में, लेकिन यहां इंडक्टर है रजिस्टर के साथ साथ। क्यों है इंडक्टर, जो आपका वायर होता है, वायर आपका बहुत सारे पतले पतले वायर को हेलिकल फॉर्म में, हेलिकल फॉर्म में ट्विस्ट करके बनाया गया होता है। बहुत सारे पतले पतले वायर्स को हेलिकल फॉर्म में ट्विस्ट करके बनाया गया होता है। तो जहां तक शायद आपको ये याद हो, खंभे में जो तार देखो, बहुत पतले पतले वायर का जैसे रस्सी बनाई जाती है पतली पतली डोरियों को जोड़ के, वैसे बनाया गया है। इसका मतलब यहाँ इंडक्टर है, यहाँ एक्सएल भी है और यहां पर आर भी है। तो आर है तो आर चाहता है कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहे, और एक्सएल चाहता है कि दोनों सेम फेज में न रहें, वोल्टेज लीड कर जाए करंट से, लेकिन चाहता है 90 से लीड करे। तो इसकी भी बात यहाँ पूरी पूरी नहीं मानी गई है, न रजिस्टर की पूरी बात मानी गई है। भाई दो शेयरर है तो दोनों की बात रखी जाएगी, तो दोनों में किसी की पूरी बात नहीं मानी गई है। अब आप पावर फैक्टर को कम करना चाहते हैं। पावर फैक्टर को कम करने का तरीका यह है, अब जैसे इस आई का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, जिसे हम आई एक्स बोल दे रहे हैं, इस आई का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा
जिसे हम आई वाई बोल रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट ही आई है, दोनों का रिजल्टेंट ही क्या है, आई है। अब किसी तरह हम ऐसा कर दें ये वाला कंपोनेंट कम हो जाए, ये वाला कंपोनेंट कम हो जाएगा तो रिजल्टेंट यहां चला जाएगा, आई यहां आ जाएगा, और ये एंगल जो पहले ज्यादा था उससे कम हो जाएगा। किसी तरह हम ऐसा कर दें ये कंपोनेंट और कम हो जाए, ये कंपोनेंट और कम हो जाएगा, अब रिजल्टेंट यहां चला जाएगा और फाई की वैल्यू और कम हो जाएगी। इसका मतलब इस कंपोनेंट को हमें गायब भी कर दे तो आई और वी ओवरलैप कर जाएगा और तब फाई हो जाएगा जीरो, फाई हो जाएगा जीरो, और फाई जीरो हो जाएगा, कास फाई की वैल्यू हो जाएगी 1, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है पावर फैक्टर की। अब पावर फैक्टर मैक्सिमाइज हो जाएगा तो करंट मिनिमाइज हो जाएगी, पावर लॉस मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, तो अब ऐसा कोई होना चाहिए जो इस कंपोनेंट का अपोज करने वाली करंट प्रोड्यूस कर दे। इसका मतलब इस तरफ करंट प्रोड्यूस कर दे, जितना करंट इधर है उतनी ही करंट वो इधर प्रोड्यूस कर दे। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कंपोनेंट कम हो रहा था तो आपका आई धीरे धीरे वी की ओर भाग रहा था और फेज डिफरेंस भी कम हो रहा था। ये कंपोनेंट गायब ही हो जाता तो आई जाके वी पे बैठ जाएगा, फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा और कास पाई 1 हो जाएगा, पावर फैक्टर मैक्सिमम। अब हमको ये देखना है कौन है वो जो ये काम कर सके कि इतना ही आई इधर ला सके। देखिए वी से आई लीड कर रहा है, ठीक है। आप जानते हैं कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में वोल्टेज जो है लैग करता है और करंट लीड करती है, तो इसका मतलब यहाँ कैपेसिटर लगाना पड़ेगा और ये करंट कैपेसिटर के कारण होगी। अब आप एक्सी इज इक्वल टू जानते हैं 1/ओमेगा सी, तो सी जितना ज्यादा होगा एक्सी उतना कम होगा, एक्सी जितना कम होगा आईसी उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब आईसी को ज्यादा रखने के लिए हमको हाई कैपेसिटी का, हाई कैपेसिटेंस का कैपेसिटर यूज करना होगा, जिससे ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और वी और आई ओवरलैप कर जाएगा, जीरो हो जाएगा, पावर फैक्टर मैक्सिमम हो जाएगा। इसीलिए आप देखें कि कैपेसिटर लगे होते हैं जहां पावर हाउस वगैरह होता है, बहुत बड़े बड़े कैपेसिटर लगे होते हैं, वो पावर फैक्टर को मैक्सिमाइज करने के लिए होते हैं, जिससे हम करंट को मिनिमाइज करके पावर लॉस को हम क्या कर सके, कम कर सके। तो हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। थोड़ा आपको दिखे बड़ा कर दिए। सिनुसॉइडल वोल्टेज आप पीक वैल्यू भैया हो वी नॉट की वैल्यू दी गई है 283 वोल्ट एंड द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। भैया फ्रीक्वेंसी हो गई 50 हर्ट्ज। applied to a series LCR circuit in which R is 3 ohm, R is 3 ohm, L is 25.48 मिली हेनरी। तो आप इसे लिख सकते हैं 25 इंटू, इंटू कहां से आ जाएगा, 0.48 इंटू 10⁻³ हेनरी। और C इज इक्वल टू है आपका 796 माइक्रोफैरड, जिसे आप लिख सकते हैं 796 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। ठीक है, अब आपसे द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट पूछा जा रहा है, तो आपसे ए पार्ट में पूछा जा रहा है इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। तो हम लोग ए सॉल्व करें पहले, इम्पिडेंस पूछा जा रहा है इज इक्वल टू व्हाट। इम्पिडेंट के लिए आपको क्या चाहिए, एक्ससी चाहिए, एक्ससी हो जाएगा 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी
ये हो जाएगा आपका 1/2, पाई की वैल्यू 22/7, एफ की वैल्यू 50, सी की वैल्यू 796 इंटू 10⁻⁻6। ये 7 ऊपर चला जाएगा, आपका 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 जीरो बढ़ जाएंगे, और अपान हो जाएगा आपका 22 2 जा 44 इंटू 50 इंटू 796। ठीक है, तो भैया हो एप्स भाई साहब आ जाइए आप, आपकी जरूरत आन पड़ी है क्योंकि विपदा आई है। तो भैया वो 7 है 0 0 0 0 0 0। ठीक है, 6 जीरो दिखा आपको, डिवाइडेड बाई 44 इक्वल डिवाइडेड बाई 50 इक्वल डिवाइडेड बाई 796 इक्वल या 3.99, 3.99, जिसे हम अप्रॉक्स 4 ओम कह सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ एक्स सी इज इक्वल टू आ गया 4 ओम। ये काम हो गया आपका। पेन का कलर चेंज करते हैं। अब हमको एक्सएल भी चाहिए। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है, ये हो जाएगा 2 पाई एफ एल। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, एफ है 50, एल एल कितना है 25.48, मिली है तो 10⁻⁻3। अब यहाँ भी चला जाए तो कलर चेंज किए बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, देख ही रहे हो आप, इसीलिए कलर चेंज तो सॉल्व कर देते हैं। चलिए शुरू हो जाते हैं। 22 2 जा 44 मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 25.48, 25.48 इक्वल टू बाई 7 इक्वल टू या आपका 8.8008.0 इंटू 10⁻⁻3, ये हो गया आपका 8 ओम अप्रॉक्स। तो एक्सएल हो गया आपका 8 ओम अप्रॉक्स। ठीक है, अब हमको इम्पिडेंस चाहिए। चलिए जरा, इम्पिडेंस होता है आपका Z इज इक्वल टू, फिर से पेन का कलर चेंज करना चाहिए, कर देते हैं, रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। Z इज इक्वल टू एक्सएल है आपका 8, 8 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 16, हो जाएगा 9, ये आ जाएगा 5। Z इज इक्वल टू आ गया 5 ओम, और दैट विल बी आंसर। आंसर हो गया आपका। तो आपसे इम्पिडेंस पूछा गया था, तो ये पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब क्या सॉल्व करना है आपको, फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द करंट, वोल्टेज एंड द करंट, फेज डिफरेंस चाहिए। चलिए भाई फेज डिफरेंस निकालते हैं। आप एक ट्रायंगल बनता है जिसे हम इम्पिडेंस ट्रायंगल बोलते हैं, बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, उसमें यही फेज डिफरेंस आपको चाहिए। अब ये जो साइड होती है एक्सी माइनस एक्सएल होती है, ये आपका आ रहा है 8 माइनस 4, ये आ रहा है 4। ये आपका जेड होता है तो जेड आपका आया है 5, ये होता है आर आपका तो ये 3, ये आर होता है और ये क्या होता है जेड। तो यहां से अब आप देखिए, ये एक पाइथागोरस नंबर्स हैं, और यहाँ पर आपको अच्छे से पता है
ये जो 3 के सामने का एंगल होता है वो 37 डिग्री होता है, और ये एंगल हो जाएगा फिर 53 डिग्री। तो फेज डिफरेंस तो आ गया आपका 53 डिग्री। ठीक है, अब जरा देखो, यहां आपका एक्सएल आया है 8 ओम और एक्सी आया है 4 ओम। तो यहां पर जो है एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, इसका तो सर्किट जो है वो इंडक्टिव डोमिनेटेड है। क्या है? इंडक्टिव डोमिनेटेड। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इंडक्टर का शेयर ज्यादा है। इंडक्टर चाहता है वोल्टेज लीड करे और करंट लैग करे। करंट यहां लैग करेगा, आई लैग्स बाई 53 डिग्री इन कंपेरिजन टू वोल्टेज। ये आपका आंसर हो गया जो अभी आपसे पूछा गया था। फिर आपसे पावर फैक्टर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर हम बोलते हैं कास फाई को, लेकिन एक पावर फैक्टर जो पूछा गया है ये सी में पूछा गया है, डिसिपेटेड पावर भी पूछा गया है। तो पहले तो हम इसको कर देते हैं छोटा, आपको दिखे। ठीक है, तो आप चलिए किनारे बैठिए। सी पार्ट, सी पार्ट में पूछा जा रहा है यहाँ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर हम लोग बोलते हैं कास फाई को, कास फाई ही पावर फैक्टर है। ट्रायंगल आप देख ही रहे हैं, इसके लिए कास पाई इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, हो जाएगा आपका 3/5, आ जाएगा 0.6। एक आंसर आपका ये भी हो जाएगा। ये भी पूछा गया है। ठीक है, एक आंसर आपका ये हो गया था, एक आंसर आपका ये लिखा ही है। अब पावर डिसिपेटेड पूछा जा रहा है, तो आप जानते हैं P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई। यहां पर आपसे तो ना आपने VRMS निकाला है ना आपने IRMS निकाला है, तो आप VRMS को लिख सकते हो V0/√2 और IRMS को लिख सकते हो आप I0/√2। cos फाई तो आपका 0.6 आया ही है। अभी हो जाएगा आपका V0/√2 I0/√2। I0 को आप क्या लिख सकते हो? V0/Z, ओम्स लॉ से, और √2 था ही पहले से ही नीचे, ये हो जाएगा 0.6। तो आपका ये आ गया एक प्रकार से V0 का स्क्वायर अपॉन 2Z 0.6 पावर फैक्टर है। तो सॉल्व कर देते हैं। V0 का स्क्वायर हमारे पास व्यवस्था है, तो V0 हो जाएगा आपका 283 का स्क्वायर, यही है, अपॉन 2, जेड आया है 5 इंटू 0.6। सॉल्व कर देते हैं। तो भैया आप सब जाइए, 283 इंटू 283 इंटू 0.6 इक्वल टू बाई 10
आ गया 4805 4805.34 और ये आपका आंसर हो गया। बहरहाल यूनिट नहीं लिखेंगे, नंबर कटेगा। इतना वाट, ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ है नहीं, मैदान खाली है। अब कह रहे हैं कि सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन द प्रीवियस एग्जांपल कैन बी रिवाइव्ड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द, फिर कह रहा है कैलकुलेट द इम्पीडेंस, द करंट एंड द पावर डिसिपेटेड। पिछले क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जा सकता है। देखो पिछले क्वेश्चन में आपको V0 दिया गया था 283 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दी गई थी 50 हर्ट्ज, एल दिया गया था 25.48 मिली हेनरी, सी दिया गया था 796 माइक्रोफैरड, आर दिया गया था 3 ओम। ठीक है, ये इतना वहां गिवन था। अब ये कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी को वेरी किया जा सकता है, ये सब तो पुराने क्वेश्चंस का डाटा हम ले लिए जितना दिया गया था वहां पे। अब आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच रेजोनेंस ऑकर्स। तो आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आप जानते ही हैं कि क्या होती है, वो होती है ओमेगा अपॉन रूट ऑफ एल सी। तो यहां से ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ एल, कितना है आपका 25.48 इंटू 10⁻³ सी है 796 इंटू 10⁻⁻6। हम इसे लिख सकते हैं 25.48 इंटू 79.6 इंटू 10⁻⁻8। 10⁻⁻6 का एक 10⁻⁻1 यहाँ पॉइंट लगाने में ले लिए, क्योंकि एक 10⁻⁻8 का स्क्वायर रूट इजिली आ जाएगा। तो यहाँ आंसर में हम पहले ही लिख सकते हैं कि 10⁻⁻4। अब इसका क्या आएगा स्क्वायर रूट रिमेनिंग टर्म का, तो हमारे पास एप्स है, आप सॉल्व करेंगे। आगे तो 25.48 इंटू 79.6 इक्वल, इसका आपको स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट कर दिए, आ गया ये 45.03 45.03 कितना आ गया 45.03। अब जो है ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻4 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन 45.03। ये ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 10000 डिवाइडेड बाई 45.03 इक्वल टू, ये आ गया आपका 222.07 रेडियन पर सेकेंड। लेकिन फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, तो आप ओमेगा इज इक्वल टू जानते हैं 2 पाई एफ इज इक्वल टू जानते हैं ओमेगा, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, या ओमेगा अपॉन 2 पाई की वैल्यू 22/7, ये हो जाएगा आपका 7 इंटू ओमेगा अपॉन 44। तो 7 अपॉन 44 इंटू ओमेगा, ओमेगा आया है आपका 45.03 ओमेगा, ये तो नहीं आया है यार,
ये आया है 222.07। सॉल्व कर दे तो भैया आप लोग जाइए 7 इंटू 222.07 222.07 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 44 इक्वल टू ये आया आपका 35.329 हर्ज एफ की वैल्यू आई। ये आपसे पूछा जा रहा था जब हमको रिक्वायर्ड चीजें मिल जाएं उनको घेर दिया जाए जिससे वो भागने न पाए। ठीक है, ये हो गया। कैलकुलेट द इम्पिडेंस ऑफ द करंट। इम्पिडेंस द करंट, इम्पिडेंस से पूछा गया है, करंट भी पूछा गया है, पावर डिसिपेटेड भी पूछा गया है। तो बी में आपसे इम्पिडेंस पूछा जा रहा है, आपसे करंट पूछी जा रही है, आपसे पावर लॉस पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप महान है ही हैं सदियों से। कलर चेंज कर लें, अच्छा नहीं लग रहा है। जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सटी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहां मामला रेजोनेंट का है। एट रेजोनेंस एक्सएल माइनस एक्ससी बराबर 0 होता है, तो जेड बराबर आर आ जाएगा। अब आर कितना है यहाँ पे 3 ओम। ये आंसर हो गया। तो एक आंसर आ गया। इंपेडेंस पूछा जा रहा था, आईआरएमएस चाहिए। आईआरएमएस इज इक्वल टू I0 बाई √2। अब I0 इज इक्वल टू V0 बाई जेड। √2 हाई है यहाँ पान में। V0 है आपका 283, जेड है आपका 3 और √2। ठीक है, तो यहाँ IRMS इज इक्वल टू 283 डिवाइडेड बाई 1.414 इक्वल टू फिर से डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू ये आ गया आपका 66.71 एम्पियर। ये भी आंसर हो गया। जैसा कि आप जानते हैं आंसर मिले तो घेरो, भागने न पाए। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है आपसे, पावर डिसिपेटेड। तो पावर इज इक्वल टू होता है आपका VRMS IRMS cos फाई। VRMS हो जाएगा आपका IRMS इंटू जेड। अब IRMS आई है और फॉर रेजोनेंस कास्ट फाई जो है वो 1 होता है, ये 1 हो जाएगा आपका। यहां से आ जाएगा आपका IRMS का स्क्वायर इंटू जेड। अब IRMS आप निकाल चुके हैं, हो जाएगा 66.71 का स्क्वायर और जेड है 3। सॉल्व हो जाएगा, तो सॉल्व कर देते हैं। तो 66.71 इंटू 66.71 इंटू 3 इक्वल टू ये आया आपका 13350.672। ठीक है,
इतना वाट आया, ये क्या आया, पावर लॉस, पावर डिसिपेटेड पूछा था तो निकल आया। अब जरा आप ध्यान दें, हमने ये सुन रखा है कि रेजोनेंस में करंट बढ़ जाती है। देखो इसके पहले का जो क्वेश्चन था वहां रेजोनेंस नहीं था, और वहां रेजोनेंस नहीं था तो जो पावर लॉस आया था, क्या आया था, पावर लॉस, वो 4805 था। यहाँ रेजोनेंस हो गया, पावर डिसिपेटेड कितना आ गया, पहले से बढ़ गया, करंट भी बढ़ गई पहले से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 था ये। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एट एन एयरपोर्ट ए पर्सन इज मेड टू वॉक थ्रू द डोरवे ऑफ ए मेटल डिटेक्टर for the security reasons. C/he is carrying anything made of metal. The metal detector emits a sound. On what principle this works? Resonance. किस प्रिंसिपल वर्क करता है, रेजोनेंस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, एक आंसर हो गया। दूसरा आप Z इज इक्वल टू जानते हैं, रूट ऑफ XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। रेजोनेंस में आपका ये XC माइनस XL बराबर 0 होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि XC बराबर होता है XL। ठीक है, अब क्या होगा, जब एक प्रकार जब मेटल डिटेक्टर में पास होते हैं तो आप पास हो रहे होते हैं कहां से, आप पास हो रहे होते हैं इंडक्टर से। इंडक्टर से पास होंगे तो आप जानते हैं L प्रोपोर्शनल टू होता है म्यू आर के। इंडक्टर से पास हो रहे हैं मेटल लेके तो म्यू आर खूब तेजी से बढ़ रहा है, वो इंडक्टेंस को भी तेजी से बढ़ा देगा। अब आप जानते हैं एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है, इंडक्टेंस बढ़ेगा तो वो इंडक्टिव रिएक्टेंस को बढ़ा देगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस को बढ़ा देगा तो अब एक्ससी और एक्सएल बराबर नहीं रहेंगे, रेजोनेंस कंडीशन हट जाएगी, करंट में इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा और जो कि ऑब्जर्व हो जाएगा, जिससे बीप की आवाज आती है और पता चल जाता है कि आप मेटल लेके जा रहे हैं। तो प्यारे तो प्यारे 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 थैंक्स। Rise awake and stop not till the goal is achieved. स्वामी विवेकानंद।